बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मेजर काम सारा हो गया हुआ है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो कहीं मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि इस अटेम्प्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, जिसके ऊपर ड्यू हुआ है कि एग्जामिनर कोई 7-8 नंबर का सवाल बनाए। ठीक है ना, जहाँ जहाँ से सवाल अलग से बन सकते हैं उनमें से एक जगह ये है जो कि पिछली 1-2 अटेम्प्ट में अभी उस तरह से टेस्ट नहीं हुई है जिस तरह ये टेस्ट हो सकती है। ये बेसिकली तो एक आसान सा टॉपिक है, सिर्फ अगर एक टेक्निक इसमें लगा दी जाए कि इसको इंतहाई स्लो पढ़ा जाए। ठीक है, अब इतना स्लो पढ़ के भी गुजारा नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्लेंडिंग कर लेंगे। इसमें 3 से 4 सेक्शन हैं टोटल, हम सिर्फ एक सेक्शन इसका पढ़ा करेंगे और साथ हम अपने सेल टैग को थोड़ा सा पढ़ लिया करेंगे ताकि हमारी स्पीड भी मेंटेन रहे और हम काम भी कर सकें। लॉसेस के बारे में 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, वन इज कॉल्ड सेट ऑफ लॉसेस एंड अदर इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है ना, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉसेस का जिक्र अलग अलग आ रहा था, जाहिर है लॉ तो हर चीज़ के लॉस का जिक्र उसकी जगह पर बाद दफ़ा कर देता है, और हेड्स के अंदर लॉस का जिक्र हो रहा था। हमने कहा यार अभी इसको छोड़ देते हैं, पार्क करते हैं, तो एक दफ़ा जाके सारे लॉसेस को वन गो में पढ़ना शुरू करेंगे। सेट ऑफ लॉस मीन एडजस्टिंग द लॉस अगेंस्ट इनकम ऑफ द सेम ईयर। कि भाई मतलब अब तो हम पढ़ चुके हैं ना, मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम से हमें पैसे आ रहे हैं, कहीं से प्रॉफिट आ गया और कहीं से लॉस आ गया, क्या ये लॉस प्रॉफिट में से माइनस कर लें या ना कर लें, इस उसूल को हम क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस में 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड का मतलब है सेम हेड। ठीक है, सेम हेड के अंदर ही लॉस आ रहा है। मसलन आपने एक सिक्योरिटी से गेन कमाया, एक सिक्योरिटी से लॉस कमाया, क्या ये एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, दिस इज कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ। प्रीफिक्स इंट्रा मीन्स विद इन। Losses from one source of income can be set off against the income of the same head, यानी उसी हेड का लॉस उसी हेड का प्रॉफिट, क्या ये एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये रूल हमने देखना है। फिर एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इंटर हेड। इंटर हेड का मतलब है किसी दूसरे हेड में, यानी कैपिटल गेन आया है लेकिन लॉस फ्रॉम इनकम आया, बिजनेस आया, या कैपिटल गेन आया है और लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज आया, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आया है और लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन आया, क्या ये एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। लॉसेस फ्रॉम वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड। अभी हम ये सेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सेट ऑफ का मतलब क्या है। सेट ऑफ में 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं, इंट्रा हेड वर्सेस इंटर हेड। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का मतलब है आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएट एंड परमिजिबल इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट। अगर हमने जो चीज़ें इंट्रा हेड में हो सकती थी या इंटर हेड में हो सकती थी, हमने वो एडजस्टमेंट कर ली लेकिन लॉस फिर भी बच गया, क्या इस लॉस का फ़ायदा अगले साल उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो फिर कुछ सेक्शन हमें बताएंगे कि जनाब आप उठा सकते हैं फ़ायदा या नहीं उठा सकते। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक होगी बात। इसका मतलब 2 कॉन्सेप्ट आगे कि कैरी फॉरवर्ड कौन से लॉस हो सकते हैं और सेट ऑफ कौन से हो सकते हैं। तो पता चला 3 तरह के लॉसेस जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, एक बिजनेस लॉसेस और एक स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस और तीसरे कैपिटल लॉसेस। इनका फायदा अगर पहले अब हम रूल 1 बाय 1 देखेंगे, जाहिर है पहले देखना है कि क्या ये सेट ऑफ हो सकते हैं, तो सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो पता चला हाँ हो सकते हैं, लेकिन वंस लॉस इज कैरी फॉरवर्ड इट कैन ओनली बी एडजस्टेड विद इन सेम हेड। यानी हम कहते हैं बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस पहले साल हुआ, फर्ज करें हम इस तरह खड़े हैं, 2023 में हमें कोई लॉस हुआ, टैक्स ईयर 2023 में हमें 7 लाख रुपए का लॉस हो गया।
2023 में ही कोई इनकम आ रही थी, वहां से 3 लाख रुपए की इनकम थी और ये परमिजिबल थी, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। हमने एडजस्ट किया तो पता चला 4 लाख रुपए का लॉस बच गया है, तो जो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। लेकिन वंस इट इज कैरी फॉरवर्ड, अब हम 2024 में पहुंच गए हैं। अब 24 में ये एडजस्ट तो हो सकता है, लेकिन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। हालांकि हो सकता है ये अदर इनकम हो उस साल, जिस साल में लॉस अराइज हुआ था उस साल में तो वो इंटर हेड भी हो सकता था, इंट्रा हेड भी हो सकता था। पहले साल में कहां हो सकता था, कहां नहीं हो सकता था, सेक्शन में चलते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी। लेकिन वंस एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब वो सिर्फ इंट्रा हेड में एडजस्ट होगा, इंटर हेड में एडजस्ट नहीं होगा। और अब यहां कोई टाइम लिमिट भी लॉ हमें बता दिया करेगा कि कितने अरसे तक ये चल सकता है। ठीक है ना, कितने अरसे तक हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और कब फिर ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं बेसिकली। वन इज सेट ऑफ लॉसेस, अदर इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस में इंट्रा हेड और इंटर हेड, और कैरी फॉरवर्ड में पता चला जी 3 लॉस ही होंगे। लेकिन अभी 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। तो एक सेक्शन हमने आज पढ़ना है, दैट इज सेक्शन 56 which deals with set of losses. ठीक हो गया जी, set of losses. If a person sustain a loss under any head of income in a tax year, the same can be set off against income from any other head of income. अगर तो यहां रुक जाते तो फिर तो लूट से लग जाती, हर चीज कहीं भी एडजस्ट हो सकती थी। ठीक है ना। पहला जनरल उसूल, अगर जिस साल में आपको लॉस आया है, आप उस साल में किसी और इनकम के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करना चाहें तो कर लें। लेकिन साथ ही उसने कहा कि नहीं, देयर आर सम एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फॉर इनकम अंडर द हेड सैलरी। वो कह रहा है यार सैलरी के अगेंस्ट तो कोई लॉस नहीं एडजस्ट हो सकता। इसका मतलब है सैलरीड वाले बंदे ने सैलरी का टैक्स तो पे करना ही करना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हो सकती। कोई भी लॉस, सैलरी के अलावा कितने हेड ऑफ इनकम बचे? 4। लेकिन आपको पता है जब हम हेड्स की बात लॉस के एंगल से करते हैं तो फिर 5 की बजाय 6 हेड ऑफ इनकम हो जाते हैं। हम स्पेकुलेटिव बिजनेस को अलग देखते हैं और नॉर्मल बिजनेस को यानी नॉन स्पेकुलेटिव को अलग देखते हैं। ठीक होगी ना बात। तो टोटल 6 हेड हो गए। इसका मतलब है 5 हेड सैलरी में एडजस्ट नहीं हो सकते। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और क्या बच गया? प्रॉपर्टी। ठीक हो गई। एक उसूल आ गया, पहला मोटा उसूल। फिर और कुछ एक्सेप्शन आए। फॉलोइंग आर एक्सेप्शन टू द सेड रूल। लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस। वो कहता है अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस आ रहा हो तो ये किसी और बिजनेस में एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहां हमने देखना है कि लॉ कह रहा है लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, किसी और हेड में एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहां गेन आ जाए तो वो किसी और के उसमें एडजस्ट हो सकता है। यानी ऐसे समझें ऐसे समझें, एक है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 5 लाख और गेन फ्रॉम बिजनेस वो कह रहा है ये नहीं एडजस्ट हो सकता। आज समझ आइए ना। सिनेरियो ए, वो कहता है ये नहीं एडजस्ट हो सकता। लेकिन सिनेरियो बी, ये गेन है और ये लॉस है, वो कहता है बिल्कुल ठीक है भाई एडजस्ट कर लो, बल्कि 2 लाख का लॉस आपका बच गया, ये कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे क्योंकि बिजनेस इनकम का लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई।
लॉ कह रहा है कि लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड। ठीक है ना, इसका मतलब है ये इसका लॉस सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो सकती है। बात समझ आई ना, लॉस की, लेकिन गेन की इंटर हेड भी हो सकती है, क्योंकि लफ्ज यहां लॉस लिखा है लॉ ने। वो कह रहा है इसका लॉस कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता, इसका गेन एडजस्ट हो सकता है। गेन कैन बी एडजस्टेड। क्लियर हो गई बात? और इसको, इस बात को समझने के लिए ये एग्जांपल हमारे पास आ गया। सेम ईयर में लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड गेन फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड। हमें 7 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अभी हमने पढ़ा कि कैरी फॉरवर्ड हो। वो कहता है अगले साल आप इसी हेड से कोई गेन कमा के वहां एडजस्ट कर लें। क्लियर हो गया? फिर आ गया जी, यहां से गेन अराइज हुआ है, गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। वो कहते हैं बिल्कुल एडजस्ट कर लें आप, कोई प्रॉब्लम। यानी इसके गेन पर हमें एतराज नहीं है, इसके लॉस पे हम थोड़ी सा केयरफुल होकर चल रहे हैं कि नहीं यार, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस तो पहले ही हमने कहा था यार एक जरा अजीबोगरीब सा बिजनेस है, तो कहते हैं यार इसका लॉस नहीं हम आपको एडजस्ट कर रहे। एक बात हो गई। नंबर 2, कैपिटल लॉस, जो कैपिटल गेन वाली बात हो। कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। सेम असूल, और यहां भी लॉस का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब है यहां भी गेन हो सकता है। फिर एग्जांपल बना लें अपने पास, फिर एग्जांपल बना लें। कैपिटल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगर यहां से 8 लाख रुपए का लॉस है और बिजनेस से गेन है 5 लाख रुपए का, तो एडजस्ट कर लें कि नहीं कर लें? नहीं कर लें। और अगर यहां से 5 लाख का लॉस है और यहां 8 लाख का गेन है, तो एडजस्ट कर लें। नॉट अलाउड। जी नहीं, मैंने उल्ट किया था निस्ता। ऐसे देखें, 8 लाख का कैपिटल लॉस आया, बिजनेस से गेन आ गया, ये ऐसे पढ़ना है ना। एक सिचुएशन सिनेरियो 1 ये है, वो कहता है भाई नहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर आ गया इधर से, ठीक ये कह रहे हो आप, ठीक है। वो कह रहा है इधर से गेन है और इधर लॉस है, वो कह रहा है भाई एडजस्ट कर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये अहम बातें तो ये 3 ही थी। नीचे कुछ जनरल बातें हैं। वो कहता है अगर कोई एफटीआर का लॉस है, तो एफटीआर तो आपको पता है फाइनल है, वो तो उसका तो ना लॉस होना कहीं एडजस्ट नहीं होना, एफटीआर का लॉस कहीं एडजस्ट नहीं होना। अच्छा जी, लॉस ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, इनकम ही एग्जेम्प्ट है, तो उसका बेनिफिट कहाँ मिलना है? बात समझ आ गई? एग्जेम्प्ट इनकम का क्या मतलब है? ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगना नहीं है, उस पर लॉस हो गया, उस इनकम में लॉस हो गया। मतलब फर्ज करें एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेट्स अज्यूम, और हमें इस साल एग्रीकल्चर में लॉस हो गया, हमारी फसल सारी तबाह हो गई, तो लॉस तो हो गया ना। क्या ये वाला लॉस भी कहीं एडजस्ट करें? भाई इस पे तो हम टैक्स ही नहीं ले रहे थे, तो इसको क्यों एडजस्ट करेंगे? प्रोविडेंट फंड तो सैलरी तो पहले ही हमने मना कर दी। एओपी से लॉस तो हमें मिलता ही नहीं है। कल हमने पढ़ा था एओपी अपना लॉस खुद कैरी फॉरवर्ड करती है, उसका लॉस का शेयर नहीं आता, प्रॉफिट का शेयर आता है सिर्फ। तो ये वाली एग्जांपल भी ठीक नहीं बैठेगी। बेसिकली कोई भी एग्जांपल नहीं ठीक बैठेगी, इसी को मान लेते हैं ठीक है ना, इसलिए उस पर ज़हन ना लड़ाएं। सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ का मतलब था सेम ईयर। अब इसका मतलब है हमें सोचना पड़ेगा क्या अलाउड रह गया। सैलरी कहीं एडजस्ट नहीं हो सकती, स्पेकुलेटिव लॉस और कैपिटल लॉस नहीं एडजस्ट हो सकते, तो फिर क्या बचा? अगर लॉस में देखें तो
प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस, और नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस, और अदर इनकम का लॉस। ठीक है ना? अच्छा जी, मसलन जरा देखते हैं जी, वो स्नैरियो ए स्नैरियो बी लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेटिव 2 लाख का लॉस, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव 4 लाख का गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1.5 लाख का गेन। अब हमने टैक्स किस पर पे करना है? 4 और 1.5, 5.5 लाख पे टैक्स पे करना है। इस 2 लाख का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये लॉस एडजस्टेबल नहीं है। ठीक होगी ना बात? इधर आए जी, गेन, यहां से लॉस, यहां से गेन। अब ये वाला लॉस एडजस्ट हो सकता था, हमारी टोटल इनकम 1,25,000 बनी, लॉस उससे ज्यादा है। नॉन स्पेकुलेटिव का तो एडजस्ट हो सकता है ना लॉस? हाँ है? ठंड लग गई है तुम्हें? मेरी तरह टोपी पहन के रखो। अच्छा तो कोई इनकम नहीं है जिस पर हमने टैक्स पे करना है, बिकॉज इनकम हमारी सारी एडजस्ट हो गई। और जो बाकी का लॉस बचा, कितना बच गया? 1,25,075, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अगले साल अब उस बिजनेस से ही इनकम, यानी इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव से ही कमाएंगे तो फिर होगा। फ्रेश पहले साल का लॉस, उसके लिए सेट ऑफ का उसूल लगता है। अब अगले साल जब हम जाएंगे ना, तो जो पहले साल पहले जो फ्रेश लॉस आएगा, पहले उसे सेट ऑफ कर लेंगे। जो पुराना पड़ा होगा बाद में उसकी बारी आएगी, बिकॉज अब हमें ये मैनेज करना पड़ेगा। ये बात समझ आई है? अच्छा जी, थोड़ी और बड़ी एग्जांपल लेते हैं। सिनेरियो ए देखते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेटिव, लेकिन इसका गेन है, एडजस्टेबल है। हमने जो एडजस्टेबल है उसको ग्रीन कलर डाल दिया जरा, कि ओके ये एडजस्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, ये भी ग्रीन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लॉस, ये भी ग्रीन है, एडजस्ट कर सकते हैं। इनकम अंडर एफटीआर लॉस, ये रेड है, ये नहीं कर सकते। एग्जेम्प्ट इनकम नहीं कर सकते, सैलरी नहीं कर सकते। इसका मतलब है इनको पहले टोटल लगा लेते हैं, ये एडजस्ट हो गए, और फिर ये भी इनकम में जाएगा, ये भी इनकम में जाएगा। जो टैक्स वाली होगी वो टैक्स में चली जाएगी, जो नहीं होगी वो नहीं जाएगी। ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, सोच का पैटर्न ऐसे चलाना पड़ेगा। बात समझ आई है? तो जरा देखें टैक्सेबल इनकम कितनी बच गई, निकालें कैलकुलेटर। टैक्सेबल इनकम, एग्जाम ना डाल देना बीच में। टैक्सेबल इनकम, इस सारे का टोटल लगाया ना पहले, ये कितनी रह गई? 6 में ये 4.5 रह गई, 4.5 में 12 लाख हो रहा है, तो 16,50,000। अच्छा जी, सिनेरियो बी पे चलते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, ये तो रेड है। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, लेकिन ग्रीन है ये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ग्रीन है। एफटीआर रेड है, एग्जेम्प्ट इनकम रेड है, सैलरी रेड। इसका मतलब है यहां हमने क्या उठाया? 2 लाख, 4 लाख और 1.5 लाख उसमें से माइनस कर लिया, और फिर 12 लाख को एडजस्ट कर लिया। वही जो आप बोल रहे हो, 16,50,000 हमारी टैक्सेबल इनकम। और वहां हमने क्या उठाया जी? ग्रीन वालों को कर लिया और रेड वाले को ऐड कर दिया। बात समझ होगी ना? यानी ग्रीन वालों का टोटल लगा देंगे, नेट निकालेंगे उसमें से, और रेड वाले फिर उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए, कोई कॉन्सेप्ट ये मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये टॉपिक पूरी इनकम टैक्स में आप जिस भी बच्चों से पूछेंगे कहेंगे यार लॉसेस बड़े मुश्किल है, लॉसेस बड़े, ये नहीं समझ आ रही। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक चाहिए, यहाँ स्लो कर दें काम को।
बस ये सेक्शन पढ़ा, आज जाके इसकी ये प्रैक्टिस कर लें, आपके जहन में ये बैठ जाए, कल आएंगे तो नया सेक्शन पढ़ लेंगे, परसों आएंगे तो नया सेक्शन पढ़ लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। इसमें कोई टेक्निकल ऐसी मुश्किल बात नहीं। अब अगला सेक्शन आ रहा है, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे, इसको जाकर आज आप समझेंगे। और मैंने ये रेड और ग्रीन का जो कॉन्सेप्ट लगाना था, मैंने यहाँ भी जो चीज़ें रेड थी जो नहीं अलाउड थी वो इसीलिए रेड लिखी हुई थी, ताकि आप इसको जाकर अच्छी तरह समझ जाएं। बस इसको समझ के आएंगे तो फिर कहानी आसान हो जाएगी। ऐसे हमने टोटल 3 सेक्शन पढ़ने हैं, दैट्स इट। बाकी का कल पढ़ेंगे, लेकिन अब हम ये नहीं है कि कल पढ़ेंगे, अब हम आने लगे हैं सेल टैक्स का आगाज कर लेते हैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा, ताकि नहीं कुछ मिक्सअप नहीं होगा। मुझे पता है कि अगर मैंने वेल्थ स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, इसके साथ कुछ नहीं पढ़ना हमने ऐसा टॉपिक कि जो आपको जाके करना पड़े, ठीक है ना। अच्छा जी, वेल्थ स्टेटमेंट एक मेरे 20-25 एक लेक्चर कह ले मैक्सिमम, हम ट्यूसडे को करेंगे, ये मंडे और ट्यूसडे को ये खत्म हो जाएगा लॉसेस, फिर उसको करेंगे। अच्छा जी, सेल टैक्स रिलेटिवली एक आसान सा इनकम टैक्स, 30% इसका वेटेज, और बड़ी थोड़ी सी मेहनत के साथ ये 30 मार्क्स हमारे, इन 30 में से हम टारगेट कर सकते हैं 25 नंबर, इन 30 में से हम टारगेट कर सकते हैं आसानी से 25 नंबर, और बाकी सारे इनकम टैक्स में से अगर 25 आ गए तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है ना। इनकम टैक्स में हमें बहुत सारी कंप्यूटेशन, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी हैं। यहाँ बिल्कुल वेल डिफाइंड एक न्यूमेरिक है जो हमें पहले ही पता है, आपको भी पता होगा, जब मैं पढ़ा चुका हूँ कि यार ये वाली बात आनी है, 18 नंबर का सवाल आना है, इसमें से हमने गुड 15-16 नंबर ले लेने, ठीक है ना। तो हमें जो लॉ पास करवाने में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा दैट इज सेल टैक्स। लेकिन बच्चे यहाँ भी कमेटी डाल के बैठे होते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं सेल टैक्स तो समझ ही नहीं आ रहा, सेल टैक्स तो बड़ा अजीब सा लॉ है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से आराम से ये लॉ में याद भी हो जाएगा और समझ भी आएगा इंशाअल्लाह। सेल टैक्स में पहली बात तो यह है कि सेल टैक्स में सेल को सेल नहीं कहते, बल्कि सप्लाईज कहते हैं, ठीक है ना। और सप्लाईज को इस टैक्स ने 3 तरह की सप्लाईज में डिवाइड किया हुआ है। वन इज कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसी सप्लाईज जिस पर सेल टैक्स लगेगा। अब हमें जितनी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनमें कुछ चीजों पर सेल टैक्स है और कुछ चीजों पर सेल टैक्स नहीं है। अच्छा, अब एक लिस्ट बनानी है किस पे है किस पे नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने 2 लिस्ट बनाई। एक लिस्ट बनाई हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज की, क्योंकि चीजें ज्यादा हैं, हमने एक एग्जेम्प्ट सप्लाईज की एक लिस्ट बना ली। एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस अ सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और ये एक 6th शेड्यूल है, वहाँ इसके नाम लिखे हुए हैं। यानी अगर मैंने देखना है यार इस मार्कर के ऊपर सेल टैक्स लगता है कि नहीं लगता, तो मुझे चाहिए मैं 6th शेड्यूल में जाके चेक करूं मार्कर लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो फिर तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगता, और अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसके ऊपर टैक्स लग सकता है। एक बात होगी, ठीक है ना। आम तौर पर एग्जेम्प्ट सप्लाईज कौन सी हैं, जर्नल एक ऐसे टोटके के उसूल के तहत जो चीज़ें नेचर में जैसे प्रोड्यूस हो रही हैं और हम वैसे ही उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मली दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स, ठीक है ना। मसलन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारी बाकी सारी फसलें, ये सारी चीज़ें जैसे, मैंने लफ्ज़ बड़ा मोहतात बोला है, जैसे प्रोड्यूस हो रही हैं वैसे ही हम ब्रांड बनाए बगैर उसे कंज्यूम कर रहे हैं। यानी अगर हम मिर्चें प्रोड्यूस हो रही हैं और मिर्चें ख़रीद कर, मसाले ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई सेल टैक्स नहीं है। लेकिन अगर मसाले का नाम शान मसाला और नेशनल मसाला रख देते हैं तो फिर सेल टैक्स लग जाएगा। जैसे ही ब्रांड अटैच हो गया फिर सेल टैक्स लग जाएगा। बात समझ आ गई ना। एक बात। दूसरी बात, फिर हमने एक लिस्ट और बनाई। हमने कहा कुछ चीज़ें हैं इनके ऊपर सेल टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रेट 0 है। फर्क बज़ाहिर लगता है, देखने के एंगल से तो लगता है अच्छा सेल टैक्स नहीं है, लेकिन एक फर्क है, सेल टैक्स लगा है, रेट 0 है, ठीक है ना। एक लिस्ट हमने ये बना ली।
Zero rated supplies means taxable supply which is charged to tax at the rate of 0%. ये दो चीजें निकाल दें, बाकी तमाम चीजों के ऊपर 18% सेल टैक्स लगेगा. Taxable supplies. Taxable supply means a supply of taxable goods made by importer, manufacturer, wholesaler, distributor, retailer, यानी जो भी बंदा इन्हें सेल परचेज करेगा उन सब लोगों ने टैक्स देना है. कितना टैक्स देना है आगे जाकर पढ़ेंगे, 18%. ठीक है. अदर देन एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड, यानी जीरो रेटेड और उनके अलावा जो कुछ बच गया उन सब का नाम क्या आ गया, टैक्सेबल सप्लाई. तो पहले तो ये तीन डेफिनेशन हमें इसी तरह ही याद करनी है. व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई. और हमें ये सेक्शन याद करने पड़ेंगे, सेक्शन 4, सेक्शन 13. ठीक है. ये नंबर भी हमें याद रखने पड़ेंगे. अच्छा जी. Exemption. Supply of goods or imports specified in 6th schedule shall be exempt from tax subject to conditions specified by federal government. However, federal government may, whenever circumstances exist, to make immediate action for the purpose of national security, national disaster, national food security, in emergency situation, and implementation of bilateral and multilateral agreement, exempt any taxable supplies or import from whole or any part of tax. अच्छा, एक फर्क हमने समझना है. हम पढ़ रहे हैं सेल टैक्स एक्ट 1990, सेल टैक्स एक्ट, और वहां पढ़ रहे थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. एक तो इस फर्क को गेज करना है पहले. ये एक्ट है, ऑर्डिनेंस तो हर साल जारी हो जाएगा ना, उसमें हमें पूरा लीगल वो नहीं, ये तो प्रेसिडेंट जारी कर देगा, लेकिन सेल टैक्स को प्रेसिडेंट नहीं जारी करेगा. इसलिए अगरचे इनकम टैक्स में भी कहीं कहीं ये बात लिखी हुई थी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है फुलां, लेकिन सेल टैक्स में हर दूसरी लाइन में लिखा होगा गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है. क्योंकि लॉ को चेंज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो हमने पावर्स डेलीगेट कर दी हैं, गवर्नमेंट को पावर दे दिया. जैसे यहाँ दे दिया जी, फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार आ गया कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो जाए जैसे नेशनल सिक्योरिटी के सर्कमस्टांसिस 9 मई को क्रिएट हो गए थे, ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर खुदा ना खास्ता, वो 8 अक्टूबर वाला जो जलजला था, जैसे 5 अक्टूबर था, 8, हाँ ठीक है ना. अच्छा जी, कोई नेशनल फूड सिक्योरिटी, कोई इमरजेंसी, कोई जंग लग जाए, कुछ हो जाए, तो गवर्नमेंट चाहे तो किसी चीज के ऊपर सेल टैक्स को खत्म कर दे या कम कर दे, किसी चीज की इंपोर्ट अलाउ कर. जैसे अभी कोविड के दरमियान बहुत सारी चीजों के ऊपर सेल टैक्स खत्म कर दिया गया बिकॉज एक सर्कमस्टांसिस ऐसे क्रिएट हो गए, कोई खुदा ना खास्ता जंग लग जाए, कोई और मामला हो जाए, तो ये सारे मामलात में भी हमें देखना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने ये पावर्स अपने पास ले ली हैं कि वो चाहे तो सारा ही सेल टैक्स माफ कर दे या एनी पार्ट ऑफ इट, यानी 18% की बजाय 15 कर दे, 10 कर दे, 0 कर दे. ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार है. एग्जेम्पशन में बी अलाउड फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट. ये पावर भी है कि आज खड़े होकर हम कह दें नहीं 1 जुलाई से जो चीजें आई हुई थी उनका भी सेल टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया. ओके, ऐसा भी हो सकता है. The board shall place before National Assembly all notification issued in a financial year. Sales made by cottage industry are exempt from tax. एक इंडस्ट्री, अभी हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका एक खास डेफिनेशन है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, ताकि जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सेल टैक्स ना लग जाए. लेकिन उसकी एक अपनी सेल टैक्स की डेफिनेशन है जो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा इतने एम्प्लॉय होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर उनकी जो सेल है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. जीरो रेटिंग, सेक्शन 4. फॉलोइंग गुड शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%. हमने यहाँ पढ़ी थी डेफिनेशन ऐसे कि जीरो रेटेड क्या है, जो सेक्शन 4 में जिनको डाल दिया जाए. तो सेक्शन 4 में है क्या जी, गुड एक्सपोर्टेड और स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल. तो कहते हैं अगर कोई चीज़ आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर सेल टैक्स नहीं लगाएंगे, वरना 18% टैक्स ऐड कर देंगे तो दुनिया में हम compete नहीं कर पाएगा हमारा एक्सपोर्टर. कोई भी चीज़, सिगरेट नहीं, कोई भी चीज़ आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो
और तो चीज़ें हैं नहीं हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए, दो ही बातें बची है हमारे पास। एक, अगर दुनिया में कहीं ड्रग्स वगैरह चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अगर बंदे चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बंदे के पुत्र चाहिए तो नहीं हम प्रोवाइड कर सकते, ठीक है ना। तो गुड्स एक्सपोर्टेड, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कोई टेक्सटाइल की चीज़ें, कोई राइस, कोई, अब अच्छी बातें करते हैं ना, कोई मैंगो, कोई राइस, कोई और इस तरह की चीज़ें अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है, आजकल किन्नू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स हो गई। या अगर किसी चीज़ को उठाकर 5th शेड्यूल में मेंशन कर दिया जाए तो दैट बिकम्स जीरो रेटेड, सॉरी हाँ जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मीन्स टैक्स तो लगेगा लेकिन 0% लगेगा। अच्छा जी, सप्लाई ऑफ स्टोर प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड, अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन, किसका जिक्र हो रहा है? ये फ्लाइट्स वगैरह का जिक्र हो रहा है। ऐसी फ्लाइट जिसकी डेस्टिनेशन अब्रॉड पाकिस्तान हो, जैसे फ़र्ज़ कर लें PIA की एक फ़्लाइट है दुबई जा रही। अब जब ये फ्लाई करेगी तो इस एयरलाइन के में जो कंजम्पशन चीज़ें, वहाँ टिश्यू पेपर इस्तेमाल होंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल होगी, कोई खाने की चीज़ें इस्तेमाल होंगी पैसेंजर्स के लिए, इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा इस फ्लाइट को उड़ाने के लिए, ये सब चीज़ें भी ज़ीरो रेटेड हो गई हैं। लेकिन अगर यही फ्लाइट यहाँ से फ्लाई करके कराची जा रही होगी तो फिर ऐसा नहीं हो रहा। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड, अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। तो फिर इन लोगों को भी ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यानी एक किस्म की इसको भी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के दर्जा दे दिया, ठीक है ना। Such other good as federal government may specify by notification in official gazette whenever circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, और वही वाली सारी बातें अगर उनको उठाकर यहाँ पर कोई डालना पड़े, कोई यूनिलैटरल या बाईलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने हो, किसी कंट्री के हम करीब आ रहे हों, पहले हम बिजनेस उस कंट्री से ज़्यादा नहीं कर रहे थे, जैसे हमें रशियन स्टेट्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस पाकिस्तान की ट्रेड नज़र नहीं आती, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नहीं यार हमने इस ब्लॉक में जाना है, अमेरिकन ब्लॉक से निकल के रशियन ब्लॉक में जाना है, तो हम हो सकते हैं हम कहें कि अच्छा यार ठीक है, फिर अगर रशिया से हमने ट्रेड करना है तो हम रशिया से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उनको सेल टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं ताकि हम बिजनेस में एक दूसरे के करीब आ सकें। लेकिन जाहिर है हम साथ ही कहेंगे, उस कंट्री को भी कहेंगे भाई आप भी हमारी एग्जेम्प्ट कर दें, फिर यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है ना। जैसे हमें हमारे मुल्क में पहले प्रीवियसली टर्किश प्रोडक्ट भी नज़र नहीं आती थी, लेकिन पिछले 7, 8, 10 सालों से अब आपको टर्की की बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, गारमेंट्स भी नज़र आते हैं, लेदर भी नज़र आता है, शूज़ भी नज़र आते हैं, क्रॉकरी भी नज़र आती है, ज्वेलरी भी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारे कुछ इसी किस्म के एग्रीमेंट्स हुए हैं जो ट्रेड को आपस में क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अब तो ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जीरो रेटिंग ये डेफिनेशन एग्जामिनर ने आपसे एज इट इज़ पूछनी है, अब आपने साथ साथ याद करते रहना। ये जीरो रेटेड में 3 चीज़ें आ गई हैं। नंबर 1, गुड एक्सपोर्टेड और स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल, पहली बात, गुड एक्सपोर्टेड और स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल। नंबर 2, सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड, अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। मसलन अगर कोई हम रेलवे सर्विस शुरू करें, अभी तो करंटली तो हमारी ट्रेन नहीं है ना, जैसे जब इंडिया के साथ हम दोस्ती से वो बस चला रहे थे, अब ये कन्वेंस होनी थी प्रोसीडिंग डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। कल को हमारा रेलवे के ज़रिए किसी कंट्री के ज़रिए के साथ भी रब्ता कायम हो जाए, तो फिर ट्रेन की ये जो कोई भी कन्वेंस विच इज़ प्रोसीडिंग डेस्टिनेशन टू आउटसाइड पाकिस्तान हो, क्या है वो शिप की शक्ल में हो, क्या है वो एयर की शक्ल में हो, क्या है वो रोड की शक्ल में हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कंसिडर होंगी, जीरो रेटेड कंसिडर होंगे। सच अदर गुड एट द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, क्लियर होगी बात। However, following not be charged to tax at the rate of 0% exception, और आपको पता है मेन रूल से ज़्यादा हमेशा एग्जामिनेशन के लिए एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कहता है जी देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द रूल। 3 बातें। एक्सपोर्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू बी री-इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान, वो कहते हैं कोई ऐसी एक्सपोर्ट जिसकी इंटेंशन री-इम्पोर्ट करने की है,
तो फिर ये जीरो रेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। मसलन कोई एक ब्रांड है ऐसा, लेट्स अज्यूम, एक मैं एक्सेप्शनल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो कोई चीज़ पाकिस्तान में पहले मैन्युफैक्चर करता है यहाँ से, फिर उसको उठा के दुबई ले जाता है और वहाँ उसकी कोई पैकेजिंग करता है या कोई अपने स्टैंप्स लगाता है, कुछ करता है, और फिर दोबारा पाकिस्तान में ला के सेल करता है। तो क्या इस प्रोडक्ट से हमें एक्सपोर्ट का कोई बेनिफिट अराइज हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं भाई फिर हमने टैक्स तो इसलिए एग्जाम्प्ट किया था कि हमें फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, डॉलर मिल जाएंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। गुड्स दैट हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बट आर नॉट एक्सपोर्टेड, ये एक एक्सेप्शन की बात लिखी हुई है। जैसे जब आप अगर इंटरनेशनल ट्रेवल करें तो जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, मसलन आप लाहौर एयरपोर्ट पे हैं, तो अब आप चले गए एयरपोर्ट पे, चले गए, एक पॉइंट, एक काउंटर आएगा जहां आपकी इमिग्रेशन हो रही है। अब आपने अपना पासपोर्ट दिया, उस बंदे ने आपको स्कैन कर लिया, सारे प्रिंट्स वगैरह ले लिए, उसने स्टैंप लगाई, एग्जिट की स्टैंप लगा दी। अब आप सिर्फ सिंपली यहाँ से यहाँ आए हैं, लेकिन टेक्निकली यू आर नॉट इन पाकिस्तान। अब इस वक्त आपके ऊपर पाकिस्तान का उसूल भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आप पाकिस्तान, हालांकि बैठे तो भी आप लाहौर एयरपोर्ट पर ही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब भी कोई चीज़ पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो इसका भी एक वीज़ा लगेगा। ऐसे ही वो चीज़ एक स्टेज आएगी जब हम उसे स्टैम्प कर देंगे कि ये एक्सपोर्ट हो गई है। फर्ज करें आप कोई गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे थे और ये वाला प्रोसेस उस कंटेनर का पूरा हो गया कि स्टैंप लग गई, एक्सपोर्ट हो गया, टेक्निकली एक्सपोर्ट हो चुका है। बाद में कोई ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए कि आपने कहा यार नहीं, या कोई नारकोटिक्स वालों ने पकड़ लिया वो कंटेनर, उन्होंने कहा जनाब इसमें तो आप पाकिस्तान का तोहफा भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें वो कंटेनर वापस लाना पड़ गया, यानी दोबारा वापस ले आए हैं, तो ये क्या एक्सपोर्ट हुआ है? नहीं हुआ। गुड्स दैट हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बट आर नॉट एक्सपोर्टेड, इसका मतलब अब इस पर भी सेल टैक्स की एग्जेम्पशन खत्म हो गई। गुड दैट हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किसी कंट्री से कुट्टी हो जाए और वो कहे जनाब इसको नहीं हमने जीरो रेटेड का फायदा देना। अभी कोई ऐसी दुनिया में कंट्री नहीं है, लेकिन हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देने के लिए, कहीं कोई बच्चा ऑफेंड ना हो इससे, क्योंकि हमारा रिलेशन अफगानिस्तान के साथ इस तरह से मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें एक प्रॉब्लम आती है। बॉर्डर साथ होने की वजह से अफ़गानिस्तान के साथ हमें बहुत सारे मसाइल रहते हैं, जैसे गंदम है, हमारे चावल हैं, हमारा शुगर है, ये लोग यहाँ से अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट कर देते हैं और ज़ीरो रेटेड का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कभी गवर्नमेंट को एक ख्याल आया कि नहीं यार आप अफ़गानिस्तान पे से ये ज़ीरो रेटिंग वाला मसला ख़त्म करें, तो वो नोटिफाई कर सकते हो, कहते हैं नहीं यार अफ़गानिस्तान को जो एक्सपोर्ट होगी वो ज़ीरो रेटेड नहीं होगी। यानी यहाँ जो फ्रॉड होते हैं ना, क्योंकि वो हमारे जैसा ही मुल्क है, अब पता भी नहीं लगता कि पाकिस्तानी है कि अफ़गानी है, तो वो हम डमी एक्सपोर्ट कर देते हैं, चीज़ें यहीं पड़ी हैं और सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं एक्सपोर्ट के कि जी हमने इतने टन चीनी जो है ना वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट कर दिया, और उस शुगर का हम रिफ़ंड भी ले चुके होते हैं। जहांगीर तरीन साहब और ये सब, ये जो उस वक्त वो केसेस बने थे वो यही वाले केसेस थे कि चीज़ एक्सपोर्ट भी नहीं हुई है, खाली डॉक्यूमेंट्स बना दिए और गवर्नमेंट से रिबेट ले लिया, रिफ़ंड ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट जब ये ज़ीरो रेटेड करती है ना तो आपको रिफ़ंड दे देती है, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये इस तरह की बात लिखी है कि अगर कभी फेडरल गवर्नमेंट को लगे कि किसी नेशन के साथ हमने, किसी कंट्री को हमने एक्सपोर्ट को ज़ीरो रेट नहीं करना, तो वो भी ज़ीरो रेट नहीं हो। तो 3 एक्सेप्शन आ गई। फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन मेकिंग अ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। होना क्या है हमारा ना, एक कल जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो 2 तरह के टैक्स होंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो फिर ये बात हमें समझ आएगी कि ये वाली कहानी क्या हो रही है। बस कर दें कि पढ़ लें? बस कर दें, चलो। इनपुट और आउटपुट वाली बातें कल हमने ये दोनों बातें करनी है, इनपुट आउटपुट की, लेकिन आपने जाकर साथ साथ याद करते जाना है। ये बात याद रखें, आपने बिल्कुल साथ साथ इसको लेकर चलना है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपने वो जो लॉसेस वाली बात है उसको साथ याद रखना है। हम उसको स्लो भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ब्लेंड करके इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक सेक्शन पढ़ के जाएं, उसको जाकर अच्छा सा समझ लें, ठीक है ना। कल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मंडे को यहाँ से फर्दर आगे बात करेंगे।